हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इस चैप्टर में थोड़ा सा परेशान होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा लगता है। बहुत आसान चैप्टर है बेटे, घबराए नहीं। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कंसाइनमेंट। तो सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाएंगे और मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे कंसाइनमेंट। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कंसाइनमेंट क्या होता है, तो मैंने कहा बेटे अगर कंसाइनमेंट आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो पहले मैं इसको समझाता हूं, डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कंसाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है या किसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। आइए जी सभी बच्चे मेरे साथ साथ पहले तो चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट और बच्चा कह रहा है कि थोड़ा डिफरेंट नाम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, डिफरेंट नाम है तो क्या हो गया, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। बेटे मान लीजिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि बेटे मैं सपोज दिल्ली में एक बिजनेस करता हूं, बिजनेसमैन हूं और दिल्ली में बिजनेस करता हूं। सर आप क्या बिजनेस करते हैं? बेटे मान लीजिए मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूं, या हो सकता है कि मैं इंपोर्टर हूं, गुड्स को इंपोर्ट करता हूं, कुछ भी। तो सर हम सरलता के लिए क्या आपको मैन्युफैक्चरर मान लें? मैंने कहा चलो मैन्युफैक्चरर मान लो। ये लीजिए बेटे, मैं मैन्युफैक्चरर बन गया या मैं इंपोर्टर बन गया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। मान लीजिए बेटे मेरा एक बिजनेस है, और क्या बिजनेस है? सपोज कीजिए कि मैंने वॉचेस इंपोर्ट की, ठीक। दिल्ली में बेटे मैं बिजनेस करता हूं, मैं वॉचेस बेचता हूं और मैं सोचता हूं कि कैसे मैं अपनी सेल को इंक्रीज करूं। अब बताओ बेटे, दिल्ली में मेरा बिजनेस है तो दिल्ली में तो मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता ही हूं, और मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहता हूं। तो मैं कैसे इंक्रीज करूं? मेरे माइंड में एक प्लान आया। मैंने कहा एक काम करता हूं, क्यों ना अपना प्रोडक्ट मैं मुंबई में भी सेल करूं, क्यों ना अपना प्रोडक्ट मैं लुधियाना में भी सेल करूं। बोलिए, क्यों ना मैं अपना प्रोडक्ट राजस्थान में सेल करूं। यानी कि मैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर अपने गुड्स को सेल करना चाहता हूं। कैसे सेल करूं? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास मुंबई, लुधियाना, राजस्थान और जो जो शहर है उन सब में मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर सेल करना चाहता हूं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या बिजनेस एग्रीमेंट करोगे सर? मैंने कहा देखो, मैं अपने आप को एक नाम देता हूं, सपोज मैं हूं डी। डी दिल्ली में है, ठीक है। डी दिल्ली में बिजनेस करता है और डी ने सोचा कि मैं राजस्थान में अपना गुड सेल करना चाहता हूं। कैसे सेल होगा? तो बेटे डी राजस्थान में गया और वहां पर उसने एक बिजनेसमैन ढूंढा जिसका नाम सरलता के लिए मैंने आर रख दिया। डी राजस्थान में आर के पास गया और इसने आर को समझाया कि देखिए आर, तुम्हारी दुकान है राजस्थान में,
एक काम करते हैं, मेरी शॉप दिल्ली में है, मैं तुम्हें दिल्ली से गुड्स भेज दूंगा, ठीक है। और आर को बोला कि आप इसे अपनी शॉप के अंदर डिस्प्ले कीजिए। तो आजकल कस्टमर आता है, वो कहता है कि सर मुझे और वैरायटी दिखाओ, तो हम भी आपको कुछ गुड्स दे देते हैं, आप अपनी शॉप में इसे डिस्प्ले कर दीजिए, और अगर कस्टमर इसे पसंद करता है तो आप इसे सेल कर दीजिए कस्टमर को, ठीक है। इसके बदले में हम आपको कमीशन दे देंगे, फॉर कमीशन। बिजनेसमैन यही तो चाहता है कि अगर मैं कोई गुड्स सेल करूं तो मुझे कुछ मुनाफा होना चाहिए। तो डी कह रहा है कि देखो गुड्स मेरे होंगे, शॉप आपकी होगी, आप सेल करना और इसके बदले में आप मुझसे कमीशन ले लेना। आर को ये वाली बात पसंद आ गई, डी और आर के बीच में एग्रीमेंट हो गया, और इसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम कंसाइनमेंट हो गया। ठीक है। अब बेटे आप मेरे साथ साथ समझना शुरू करेंगे कि ये जो डी है ये कहलाता है कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि गुड्स का मालिक है, जो कि गुड्स का ऑनर है, ये कहलाता है कंसाइनर। कंसाइनर क्या करता है, गुड्स सेंड करता है, किसको, आर को। सर ये आर कौन है, आर कहलाता है कंसाइनी, ठीक है। या हम आर को एजेंट भी कह सकते हैं कि ये डी का एजेंट है। तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, जिसे कंसाइनी सेल करता है और बदले में कमीशन ले लेता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। अब बेटे बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर आर कहेगा डी से कि मैं आपसे गुड्स परचेज कर लेता हूं और फिर मैं इसे सेल कर दूंगा, जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। तो वो एक नॉर्मल बिजनेस होता है जो आप आज तक करते आए हैं। अब यहां से एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। डी आर को गुड्स सेंड करेगा, आर इसे सेल करेगा, किसके बिहाफ पर, डी के बिहाफ पर, और बदले में कमीशन ले लेगा। तो हम इसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। अब इसका मतलब यह है कि आप मेरे से यह समझ सकते हैं कि आखिरकार कंसाइनमेंट है क्या। तो लिखें बेटे, consignment means consignment means sending of goods, sending of goods by one person, sending of goods by one person, that is consigner। यानी कि कंसाइनमेंट का मतलब है जब पहला वाला व्यक्ति ये गुड्स भेजता है, किसको, दूसरे व्यक्ति को, सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, और ये अनदर पर्सन कहलाता है कंसाइनी। किस लिए भेजता है, टू बी सोल्ड बाय द लेटर। लेटर का मतलब समझ गए ना, बाद वाला व्यक्ति, और बाद वाला व्यक्ति कौन है, कंसाइनी। ऑन द सोल रिस्क एंड बिहाफ ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है कंसाइनर। किस लिए, फॉर सर्टेन रिवॉर्ड, और ये रिवॉर्ड क्या कहलाता है, कमीशन।
कंसाइनमेंट का मतलब होता है गुड्स का भेजा जाना बाय वन पर्सन। किसके द्वारा? कंसाइनर के द्वारा। किसको? कंसाइनी को। टू बी सोल्ड बाय द लेटर, जिसे कंसाइनी बेचेगा। ऑन द सोल रिस्क एंड बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, यानी किसकी जिम्मेदारी पर? कंसाइनर की जिम्मेदारी पर। फॉर सर्टेन रिवॉर्ड, और बदले में क्या ले लेगा? कमीशन ले लेगा। अगर ये बिजनेस की सांठगांठ हुई है तो इसे हम बोलते हैं क्या? कंसाइनमेंट। इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। लिखेंगे जी, पार्टीज इन कंसाइनमेंट। हमारे पास दो पार्टीज हैं। एक तो पार्टी है कंसाइनर, जो कि गुड्स की मालिक है, और दूसरी पार्टी है कंसाइनी, जो कि हमारी एजेंट है। तो हमारे पास कंसाइनमेंट में दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक है कंसाइनर और एक है कंसाइनी। ठीक है, आइए जी, क्योंकि कुछ कुछ बात आपको समझ में आ गई है, इसलिए मैं अब दोबारा से डायग्राम बनाता हूं। ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। ये कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, जिसे कंसाइनी सेल करता है फॉर कमीशन। ठीक है, अब बेटे, कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है तो कंसाइनर एक डॉक्यूमेंट बनाता है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है परफॉर्मा इनवॉइस। आप जब भी मार्केट में कुछ भी खरीदते हैं ना, तो जिस व्यक्ति से खरीदते हैं वो गुड्स का जो मालिक होता है ना, वो आपको एक इनवॉइस बना के देता है। हमारे कंसाइनमेंट में गुड्स का ऑनर है कंसाइनर, तो कंसाइनर भी यहां पर एक इनवॉइस बना रहा है, और इसे हम नाम देते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो कंसाइनर ने गुड्स भेजे और गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया, जिसका नाम है परफॉर्मा इनवॉइस। ये गुड्स बाद में कंसाइनी को रिसीव हुए, फिर कंसाइनी ने इन गुड्स को सेल किया, और जब कंसाइनी ने गुड्स सेल किया तो फिर कंसाइनी भी एक रिपोर्ट बना करके कंसाइनर को भेजता है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है, बताइए सर, आप बताओ, अकाउंट सेल्स। ये लीजिए, अकाउंट सेल्स, यानी कि सामान के साथ साथ गुड्स का भी आदान प्रदान होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सॉरी, गुड्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का भी आदान प्रदान होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? कंसाइनर बनाएगा परफॉर्मा इनवॉइस और कंसाइनी बनाएगा अकाउंट सेल्स। क्या है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो ये टर्म्स आपके सामने आएंगी, आप घबराएं ना, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो आखिरकार कंसाइनर इस बिल में क्या लिखता है? कंसाइनर परफॉर्मा इनवॉइस में मेंशन करता है कि मैं आपको कितनी क्वांटिटी भेज रहा हूं, कौन सा तरह का प्रोडक्ट भेज रहा हूं, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये सारी बातें इस डॉक्यूमेंट में लिख करके साथ भेजता है। और कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनी जब ये डॉक्यूमेंट बनाता है तो इसकी थ्रू वो कंसाइनर को इन्फॉर्म करता है कि मुझे क्या खर्चे करने पड़े, मैंने कितनी सेल कर दी, मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है ना, मेरे पास कितनी कमीशन कैलकुलेट हो रही है, और कितना मैंने अमाउंट आपको पे करना है। ये सारी जानकारी वो इसमें लिख के दे देता है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आई। अब आप बेटे आगे बढ़ सकते हैं, और मेरे साथ साथ अब हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन सी बातें आएंगी। तो बेटे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमें दोनों की अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है।
एक तो हमें सीखनी पड़ती हैं बुक्स ऑफ कंसाइनर, और बताओ दूसरी कौन सी बुक सीखनी पड़ती हैं? बुक्स ऑफ कंसाइनी, बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड बुक्स ऑफ कंसाइनी। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बुक्स ऑफ कंसाइनर की बात करेंगे। बुक्स ऑफ कंसाइनर। आप सभी जानते हैं बेटे कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है जर्नल और एक होता है लेजर। अगर हम टेक्स्ट बुक खोल लेंगे तो टेक्स्ट बुक पहले जर्नल एंट्री बताएगी और फिर लेजर बताएगा। बुक अपना काम बिल्कुल ठीक करती है, लेकिन हम लोग ना एग्जामिनेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्रीज नहीं आती, हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं लेजर अकाउंट्स। इसीलिए बच्चों हम लोग सीधा बात करेंगे कि कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से लेजर अकाउंट बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने हैं? फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन कंसाइनर बुक्स। ठीक है, हम सिर्फ अकाउंट की बात करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में अकाउंट पूछा जाएगा, जनरल एंट्री नहीं पूछी जाएगी। और जिसको अकाउंट बनाना आता है वो बहुत जल्दी अकाउंट से एंट्री भी बना लेता है। तो सबसे पहला हम लोग अकाउंट बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? तो मैंने कहा बेटे कुछ नहीं, ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही है, या कहें तो ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और आप सभी को याद होगा कि पी एंड एल अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। बोलिए यस सर। और नॉमिनल अकाउंट बनाने बहुत ही सरल होते हैं, एक तरफ अपने खर्चे दिखा दो, दूसरी तरफ अपना रेवेन्यू दिखा दो। सर और कौन सा अकाउंट बनेगा? बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने ये जो बिजनेस एग्रीमेंट किया इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा ये, क्योंकि मेरा मनी इन्वॉल्व है इसीलिए हमें यह भी चेक करना होता है कि कंसाइनी से मैंने कितना पैसा लेना है। तो मैं कंसाइनी का अकाउंट बना लेता हूं। और जानते हो कंसाइनी एक तरीके से मेरा डेटर होता है। तो ये पर्सनल अकाउंट है, बहुत हद तक डेटर्स के जैसा है। ठीक है, और क्या बनेगा सर? और कभी कभी एडिशनली वो हमसे मांग लेता है कि आप हमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना के दिखा दो। तो बेटे हम उसे कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना के दिखा देते हैं, हम उसे कंसाइनी अकाउंट भी बना के दिखा देते हैं, हम उसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना के भी दिखा देते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर को बहुत बुरा लगता है। एग्जामिनर कहता है बताओ बच्चे मेरे सवालों का आंसर दे रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? नाराज हो जाता है, उल्टी पुल्टी बातें करता है। मतलब एग्जामिनर को कभी संतुष्टि नहीं हो सकती, वो ढूंढता है कि कैसे कैसे मैं बच्चों को और तंग करूं। तो जानते हो कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, रेयरली ऐसा होता है कि वो कहता है कि एक बात बताओ मुझे जनरल ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के दिखा दो। और वो भूल जाता है कि ये जनरल ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जनरल वर्ड को भूल जाओ तो ट्रेडिंग अकाउंट ही है। वो भूल जाता है कि बच्चे 11th क्लास से सबसे ज्यादा इसी अकाउंट को लाइक करते हैं। तो वो कभी कभी हमसे ये भी मांग लेता है। तो फिलहाल अभी हम इसको भूल जाएंगे और हम छोटी सी बात समझ के चलेंगे कि हमारे पर्पस के लिए कंसाइनमेंट का मतलब होता है कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो, कंसाइनी अकाउंट बना दो। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी कभी कभी बनाते हैं। ठीक है जी, अब ये बात भी समझ में आ गई। आइए जी,
अब सभी बच्चे समझेंगे मेरे साथ, ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। और अभी मैं आपको इसकी बुक्स की अकाउंटिंग सिखाने जा रहा हूं। तो बेटे, अकाउंटिंग सीखने से पहले एक बात आपको बतानी है। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किए। यहां पर यह बताना है आपको कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है दो तरीके से। एक तो है सिंपल तरीका। सिंपल तरीका मतलब जहां पर कंसाइनर सीधी सीधी कॉस्ट प्राइस को बता देता है। यानी पहला क्या हुआ, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर एट कॉस्ट प्राइस। यह तरीका आज के टाइम में अच्छा नहीं माना जाता। मतलब आप अपनी चीज की कॉस्ट दूसरे आदमी को बता दो, यह बात अच्छी नहीं है। ठीक है। दूसरा तरीका यह होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो अपनी कॉस्ट प्राइस को छुपा के बात करता है, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो यानी हम अकाउंटिंग को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक होगा सिंपल मतलब कॉस्ट प्राइस और दूसरा होगा इनवॉइस प्राइस। इसमें एक दो एडिशनल एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे। व्हेन, पहला केस, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं और बाद में हम इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो पहले जब गुड्स सेंड किए कंसाइनर ने कंसाइनी को, ओहो सर क्या लिख देते हो आप, सॉरी मेरे बच्चों, मैं पहले कॉस्ट प्राइस की चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस। When goods are sent by the consignor to the consignee at cost price। चलिए जी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग तो हम कर ही लेंगे। जरा हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों ने कहा कि सर ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। कंसाइनर क्या करता है, नंबर वन, ये गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को। अब मैं आपसे बोलूं, लेट अस सपोज आपसे मैं फोन करके कहूं कि ऐसा करो, कुछ गुड्स पैक करके आप मुझे भेज दो। तो बताओ, आप जब मुझे कुछ भेजेंगे तो खर्चा आएगा या नहीं आएगा? खर्चा तो आएगा ही आएगा। तो सोचो, कंसाइनर जब अपने कंसाइनी को गुड्स भेजता होगा तो साथ ही साथ खर्चे भी करता होगा या नहीं करता होगा? सर करता है। तो यानी वो कुछ खर्चे करेगा, गुड्स को सेंड करने में कुछ खर्चा करेगा। उसके बाद कंसाइनी गुड्स को रिसीव कर लेगा और गुड्स को रिसीव करने के बाद कंसाइनी को भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। नॉर्मली पर्सन को लगता है कि देखो सर, मैंने आपको गुड्स भेजे तो मैंने लेट अस सपोज कोरियर के चार्जेस पे कर दिए, अब आपको मिल जाएंगे तो आपको थोड़ी ना चार्जेस पे करने हैं। होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस में, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो कंसाइनर को भी खर्चे करने पड़ेंगे और कंसाइनी को भी खर्चे करने पड़ेंगे। उसके बाद कंसाइनी को जब गुड्स मिल जाएंगे वो खर्चे भी करेगा और फिर वो गुड्स को सेल भी करेगा। अगर गुड्स सेल हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सेल हो पाएंगे तो ये मेरा स्टॉक बच जाएगा।
ठीक है ना। और जो सेल किया होगा इस पर देनी होगी कमीशन। बताइए, यही तो नॉर्मली सारी बातें होंगी। अगर ये सारी बातें क्वेश्चन में आपको बता दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, तो सब पता है, आप सभी जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे ना, तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना लोगे। तो इन चीजों का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, उसको नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देंगे, नाम कंसाइनमेंट अकाउंट देंगे। तो सबसे पहले लिखे फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए जी, सबसे पहले सभी बच्चे एक तो लगभग हाफ पेज के लगभग अकाउंट ड्रॉ करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, और नीचे ही एक और अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, कंसाइनी अकाउंट। ठीक है। मैं देख रहा हूं कि क्या आपकी बुक ने कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। नहीं, उन्होंने तो फॉर्मेट देना भी जरूरी नहीं समझा। चलिए कोई बात नहीं। बेटे, जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे तो वो यहां पर डेबिट कर देता है सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को सबसे पहले डेबिट करता है और यहां पर लिख देता है कॉस्ट। नीचे हम एक और अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लीजिए, नीचे मैंने एक अकाउंट और बना दिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और यहां पर लिख दिया बाय कंसाइनमेंट कॉस्ट ऑफ गुड सेंट। ठीक है। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम जो गुड्स भेजते हैं उसको डेबिट कर देते हैं कि दरअसल ये मेरी लागत लग गई। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब गुड्स भेजेंगे तो खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो कंसाइनर गुड्स भेजने में कुछ खर्चे करता है और उसकी पेमेंट उसे इमीडिएटली देनी होती है। तो यहां लिख देते हैं टू कैश एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अब जनरली कंसाइनर को गुड्स को भेजने में क्या खर्चे करने पड़ते हैं। एक तो उसको लोडिंग का खर्चा देना पड़ता है। बिजनेस में आप समझेंगे कि गुड्स को जब हम भेजते हैं तो लोडिंग का चार्ज लगता है। लोडिंग का मतलब होता है गुड्स को ट्रक या टेम्पू के ऊपर चढ़ाना, लादना। पैकिंग, कभी आप अगर ऑनलाइन गुड्स मंगवाते हो, देखते हो कि वो गुड्स को पैक करके लाते हैं ताकि गुड्स डैमेज ना हो, तो पैकिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें कार्टेज कहो या फ्रेट कहो, ये भी देनी पड़ती है। और समझदार व्यापारी वो है जो सामान बेचते हुए इंश्योरेंस भी करवा लेता है। तो मैंने कुछ खर्चों के नाम बताए हैं बेटे, जो कि अक्सर गुड्स को भेजने में होते हैं, और ये सारे खर्चे कंसाइनर उसी समय कैश में पे कर देता है। तो ये आप यहां पर डेबिट कर देना। सिंपल सा रूल है, खर्चे होंगे तो डेबिट कर देना। तो ये लीजिए, खर्चे भी मैंने डेबिट कर दिए।
अब गुड्स जब कंसाइनी के पास पहुंचे तो कंसाइनी ने भी खर्चे किए। अब ये खर्चे कंसाइनी कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी कंसाइनर की है। इसका मतलब ये कि भले आज कंसाइनी इन खर्चों की पेमेंट कर रहा है, लेकिन कल को कंसाइनर से वो इसके बदले में पैसे लेगा। ये खर्चे कंसाइनर की जिम्मेदारी है, लेकिन उस समय मौजूद कंसाइनी है तो पे कंसाइनी करता है। ठीक है ना? पे भले कंसाइनी ने किए हों, लेकिन बर्डन किसके ऊपर है? कंसाइनर के ऊपर। इसीलिए ये खर्चे भी हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होंगे। ये मत समझ लेना कि कंसाइनी ने खर्चा पे किया तो ये उसका हो गया। खर्चा तो कंसाइनर का ही है। तो यहां पर लिखते हैं टू कंसाइनी एक्सपेंसेस। अब सर कंसाइनी को क्या खर्चे करने पड़ते हैं? बेटे कंसाइनी कई बार ना क्लियरेंस के समय कुछ पैसे देता है, उसको ना कई बार ऑक्ट्रॉय की पेमेंट करनी पड़ती है। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? स्टेट में जब गुड्स जाते हैं ना तो सरकार टैक्स ले लेती है, इसको बोलते हैं चुंगी। तो ये चुंगी ट्रक वाला देता हुआ चलता है और एंड में जाके कहता है भाई साहब ये पैसे मुझे दो तब सामान आपको दूंगा। तो क्लियरेंस चार्जेस कह लो, ऑक्ट्रॉय कह लो। ठीक है? और आप यहां पर कह सकते हो फ्रेट टू गो डाउन, ये खर्चे करता है। फिर उसके बाद वो गोडाउन के अंदर रेंट भी देता है, एडवर्टाइजमेंट भी कंसाइनर से पूछ के करता है। ये सारे खर्चे कंसाइनी करता है, तो ये सारे खर्चे भी आप डेबिट कर दोगे। ठीक है? गुड्स भी खर्च हो गए। अब सर बारी आएगी सेल की। तो ठीक है बेटे, ये स्टेप नंबर 2 था, ये स्टेप नंबर 3 समझाया मैंने आपको। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब बारी आई सेल की। क्वेश्चन में देखना, और क्वेश्चन में देखना जब सेल हो तो यहां पे लिख देना बाय कंसाइनी अकाउंट। अब बच्चा कह रहा है कि सर सेल तो P&L में क्रेडिट होती है, लेकिन सेल को तो सेल के नाम से लिखते हैं। मैंने कहा यहां पर कंसाइनी के नाम से लिखते हैं। चाहे वो सेल मेरी कैश में हो तब भी, चाहे वो सेल मेरी क्रेडिट में हो तब भी, दोनों ही केस में आप यहां लिखना बाय कंसाइनी। और इसको कंसाइनी के अकाउंट में नीचे पोस्ट भी करो। साथ ही साथ ना सारे खातों को बनाते हुए चलना। ये कंसाइनी, यहां पर आएगा टू कंसाइनमेंट सेल। और इससे पहले मैंने एक एंट्री लिखी थी बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। इसकी पोस्टिंग नहीं की थी तो मैंने इसकी पोस्टिंग कर दी, इसकी भी पोस्टिंग कर दी। सर सेल होगा तो फिर कमीशन भी आएगी। मैंने कहा बिल्कुल आएगी। तो यहां पर लिखते हैं हम टू कंसाइनी कमीशन, क्योंकि कमीशन कंसाइनर का खर्चा है, इसीलिए P&L में डेबिट हो जाएगा और कंसाइनी के खाते में ये क्रेडिट हो जाएगा बाय कंसाइनमेंट। अब जानते हो बेटे, जब हम कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो कमीशन भी हमारे लिए चर्चा का एक स्पेशल मुद्दा रहता है, क्योंकि कमीशन भी ना कई प्रकार की देता है कंसाइनर कंसाइनी को। मैं उनके मोटे मोटे नाम लिख देता हूं। अगर कुछ ना लिखा हो तो कमीशन को हम नॉर्मल कह देते हैं। और बच्चा कह रहा है कि सर और कौन सी कमीशन होती है? मैंने कहा और का नाम सुनूंगा ना तो तुम पूछोगे सर ये क्या होती है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटे अभी सिर्फ नाम लिखो, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो एक होती है नॉर्मल कमीशन, एक होती है ओवर राइडिंग कमीशन। पूछना मना है, ये सब बातें बाद में बताएंगे, अभी तो शुरुआत की है। और डेल क्रेडरे कमीशन, यानी क्वेश्चन बताएगा कौन कौन सी कमीशन कंसाइनर ने कंसाइनी को देनी है।
मेरे लिए तो खर्चे हैं, नाम अलग अलग है, मेरे लिए सब खर्चे हैं और मुझे सवालों में इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और फिर उसको मैं यहां पर क्रेडिट कर देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बाद में सिखाएंगे, कमीशन क्या है ये भी बाद में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास स्टॉक बच गया, तो यहां पर हम दिखा देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरी समस्या यह है बेटे कि क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। बिना वैल्यूएशन किए तो काम चलता ही नहीं है। तो ये एक दूसरी कठिनाई है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाए। और जब इसकी वैल्यूएशन कर लेंगे तो फिर ये मेरा P&L पूरा हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, अब मैं प्रॉफिट फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर टोटल निकालूंगा और फिर यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसका नाम लिख दूंगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और ये होगी मेरी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अच्छा, ये कंसाइनमेंट में खर्चे आ गए, ये कंसाइनमेंट में कमीशन आ गई। उसके बाद अगर कोई एडवांस दिया होगा तो सभी बच्चे नोट करना कि एडवांस की पेमेंट यहां दिखा देना। जैसे कोई कैश दिया हो या कोई चेक दिया हो या कोई BR दिया हो तो वो यहां पर दिखाएंगे। मैंने इसे ग्रीन पेन से लिखा, इसीलिए ग्रीन पेन से लिखा क्योंकि ये जो पेमेंट होती है ना, ये यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में मत लिखना। ठीक है, और जो बाकी बच जाएगा वो बैलेंस CD हो जाएगा। ये लीजिए बेटे, ये बैलेंस CD, ये पैसा अभी बाकी है, कंसाइनी कंसाइनर को दे देगा। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को कैसे क्लोज करना है, बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट या बाय ट्रांसफरिंग टू परचेज अकाउंट, इसको क्लोज कर देना। मुझे पता है बेटे अभी कुछ बातें समझ में आई हैं और कुछ बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। बिना सवालों के अगर मैं बातें आपको समझाता रहूंगा ना तो आप परेशान होते रहोगे कि सर ये कौन सी बातें कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही। तो पहले इतनी बातें बता दें कि जिससे हम लोग आगे बढ़ पाएं, कम से कम सिंपल से क्वेश्चंस तो कर पाएं। तो मैंने आपको वो वाली बातें बता दी। ठीक है, आइए जी। नॉर्मली बेटे हम लोग जब प्रॉफिट निकालते हैं तो एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट GP निकालते हैं और एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर हमने कहा कि ज्यादा बारीकी की जरूरत नहीं होती तो हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी ये ट्रेडिंग और P&L दोनों मिला के है। ठीक है, और ये मेरा कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट है। उसने मेरे ब्याह पर इतने गुड्स बेचे हैं और इतने खर्चे काट लिए, इतनी कमीशन काट ली और इतना एडवांस दे रखा है, बाकी पैसे मुझे देने हैं, और ये मेरा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है। सबसे पहला काम है बेटे कि आपको इस फॉर्मेट को समझना है। जब आप इस फॉर्मेट को समझ जाओगे तभी हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर पाएंगे। तो बताइए, क्या हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने के लिए बढ़ सकते हैं? हाँ जी सर, हम बढ़ सकते हैं। मैंने कहा ये अभी तक मैंने आपको जितनी बातें सिखाई हैं उसमें सबसे पहले मुझे अब आपके साथ क्या क्या चर्चाएं करनी है, बहुत सारी डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चा कह रहे सर हम कभी भी पहले प्रॉफिट निकालते थे तो हमें तो स्टॉक की वैल्यू बता दी जाती थी, हमने तो कभी स्टॉक को वैल्यू किया नहीं। मैंने कहा तभी तो आपको सिखा रहा हूं। स्टॉक की वैल्यू अब हमें दी नहीं होगी, अब हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड करनी होगी। और जब तक स्टॉक की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना नहीं सकेंगे। इसीलिए पहले मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
सभी बच्चे पहले मेरे साथ बात को समझेंगे। कंसाइनर है, कंसाइनी है। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किए। जब गुड्स सेंड किए तो बेटे इन गुड्स की कुछ लागत रही होगी। बिल्कुल रही होगी सर। साथ ही साथ कंसाइनर ने गुड्स भेजने में एक्सपेंस भी किए, मैंने बताया था। तो कंसाइनर ने गुड्स भेजे तो उसकी कॉस्ट हमें पता है, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसे भेजने में कुछ खर्चा भी किया। याद आ रहा है ये कौन से खर्चे होते थे? ये खर्चे होते थे पैकिंग का खर्चा, ये खर्चा होता था फ्रेट का खर्चा, ये खर्चा था इंश्योरेंस का खर्चा, लोडिंग चार्जेस, ये सब खर्चे किए। उसके बाद गुड्स कंसाइनी ने रिसीव किए। जब कंसाइनी ने गुड्स रिसीव किए तो रिसीव करते हुए कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए। बताओ कौन से खर्चे किए कंसाइनी ने रिसीव करते हुए? सर उसने खर्चा किया क्लियरेंस चार्जेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सारा खर्चा किया। और खर्चा करके गुड्स को वो अपने प्रीमिसिस पर ले गया, और प्रीमिसिस का मतलब है गोडाउन पर ले गया। ठीक है। इसके बाद उसने गुड्स को सेल किया, और सेल करने में उसने कई खर्चे भी किए होंगे। सेल करने में सर कौन से खर्चे होते हैं? इनको हम बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट है, गोडाउन रेंट है, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट है, गोडाउन रेंट है, एडीवी एडवर्टाइजमेंट को लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। एडवर्टाइजमेंट है, गोडाउन रेंट है, और सारी चीजें हैं। और उसके बाद बैलेंस उसके पास स्टॉक बच गया। ठीक है। तो ये जो खर्चे थे गुड्स को भेजने में और कंसाइनी के गोडाउन तक रिसीव होने में, ये खर्चा लगा, ये खर्चा लगा, ये खर्चा लगा। इन तीनों को जोड़ करके मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनती है। कैसे बनती है आइए लिखें। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले आपने गुड्स भेजे, इसको लेना है। ठीक है सर, ले लिया। अब मुझे बताइए कि आपने जो गुड्स भेजे क्या वो सारे के सारे मेरे स्टॉक में बचे हुए हैं? नहीं सर, कुछ तो सेल भी हो गए होंगे। तो स्टॉक की वैल्यू निकालते हुए उतनी कॉस्ट लूंगा जितनी वैल्यू या जितनी क्वांटिटी स्टॉक में बची हुई है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अभी समझाऊंगा बाद में। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस। समझने के लिए समझो कि मान लो मैंने 1 लाख रुपीस के गुड्स भेजे और मेरे पास स्टॉक में 25% गुड्स बचे हुए हैं। तो 1 लाख पूरा नहीं लेना, 1 लाख का 25%। जितनी बात समझ में आ रही है ठीक है, उसके बाद में तो अभी सवाल करवाता हूं तब समझा दूंगा आपको।
ठीक है, तो सारी की सारी कॉस्ट थोड़ी ना ले लूंगा। अगर गुड्स 25% बचे हैं, लेट अस सपोज क्वेश्चन कहता है मेरे पास सिर्फ 25% गुड्स बचे हैं, तो कॉस्ट का 25% लो, प्लस ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनर वाले लो, एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ये ले लो, और प्लस प्लस ये वाला खर्चा भी लो। ये खर्चा कंसाइनर का था और ये खर्चा कंसाइनी का है। अब सभी बच्चे बिल्कुल अटेंटिव होकर मेरी बात को सुनना। खर्चा किया और गुड्स कंसाइनी अपने गोडाउन तक ले गया, फिर सेल करने में फिर खर्चा किया। अब सर यहां पर तो दो दो खर्चे हैं, बताओ, ये वाला खर्चा भी है और ये वाला खर्चा भी है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन में ये वाला खर्चा नहीं लेते, सिर्फ ये वाला खर्चा लेते हैं। अब सर इन खर्चों को क्या बुलाते हैं? इनको हम नाम दे देते हैं प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यानी कि एक बात आप समझ लो कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए मेरे पास कंसाइनी के खर्चों के लिए थोड़ी सी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी जोड़ देना, और इसको जोड़ने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी कहलाएगी क्लोजिंग स्टॉक। अब यानी कि सर बच्चा पहले तो ये घबराना शुरू हो जाएगा कि सर ये कौन से खर्चे थे। तो मैं आपको बताता हूं कि कंसाइनी के खर्चों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, प्रॉफिट निकालते हो, तो दो पार्ट में निकालते हो, एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है P&L। ट्रेडिंग में जो खर्चे आते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और P&L में जो खर्चे आते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर कंसाइनमेंट में क्या हुआ कि हमने उन दोनों को मिला दिया, हमने एक ही अकाउंट बनाया, तो उसी में मेरे सारे खर्चे आ गए। ठीक है, तो अब मुझे उसे अलग करना पड़ेगा, यानी कंसाइनी के खर्चों को दो पार्ट में अलग करो, एक को लिखो डायरेक्ट, एक को लिखो इनडायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, इन्हें एक नाम और दिया जाता है, नॉन रिकरिंग, और इन्हें नाम दिया जाता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब ये खर्चे बार बार होते हैं, और इन्हें सेलिंग एक्सपेंसेस का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये कौन से खर्चे हैं? एक्सपेंसेस incurred by consignee before taking the goods to his godown। अपने प्रीमिसिस तक ले जाने से पहले जो खर्चा कंसाइनी ने कर दिया, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट। अब मैं आपको बता दूंगा कि टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं आप भूल गए हो कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, आपने उनका नाम याद रखा हुआ है। तो यहां पर भी आपको नाम बता देता हूं, आप उनको याद कर लोगे। सर कोई भी ड्यूटी, देखो कोई भी ड्यूटी अगर कंसाइनी ने पे की है, चाहे वो ऑक्ट्रॉय लिखी हो
चाहे वो कस्टम ड्यूटी लिखी हो, कोई भी ड्यूटी लिखी हो, वो आप ड्यूटी पे करते हो तभी सरकार आपको गुड्स ले जाने की परमिशन देती है। यानी ड्यूटी हमेशा गुड्स को लेने से पहले खर्च की है, इसीलिए वो डायरेक्ट है। क्लियरेंस चार्जेस अपने आप में नाम है क्लियरेंस चार्जेस, यानी गुड्स में आपने क्लियरेंस चार्जेस पे किया होगा तभी आपको गुड्स मिले होंगे और तभी आप अपने गोडाउन में लेकर गए होंगे। तो ये दोनों लेना, प्लस कार्टेज लिखा हो या फ्रेट अप टू गोडाउन ये लिखा हो, तो ये वो खर्चे हैं जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में जोड़े जाएंगे। ठीक है, इनको छोड़कर जितने भी खर्चे हो गए, ये वो खर्चे हैं एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर रिसीविंग गुड्स इन गोडाउन। इन गोडाउन को या एट गोडाउन को, मतलब गोदाम में सामान पहुंचने के बाद में आपको जो खर्चे करने पड़े ना, वो गुड्स को बेचने के लिए खर्चे करने पड़े, उन्हें हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में इग्नोर करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में इनका कोई रोल नहीं है। अकाउंटिंग कहती है इन्हें वैल्यूएशन के लिए इग्नोर कर दो। मैंने कहा इसके एग्जाम्पल बताओ, सारे खर्चे इन्हें छोड़ के सारे कंसाइनी के खर्चे इनडायरेक्ट हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मेरे पास गोडाउन रेंट, और इसका एग्जाम्पल है मेरे पास कमीशन, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास एडवर्टाइजमेंट, कोई भी खर्चा आपको जो भी दिया होगा वो सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, उनको इग्नोर कर देना। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास ये बुक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडिशन है मेरे पास, जे.आर. मोंगा, और यहां पर पेज नंबर 93 है। पेज नंबर 93 में ऊपर तो परफॉर्मा इनवॉइस दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया था परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर बनाता है जब गुड सेंड करता है। यहां आप इसको पढ़ लेना। एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट दिया हुआ है कि एक होते हैं रिकरिंग और एक होते हैं नॉन रिकरिंग। ये जो रिकरिंग होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, इन्हें इग्नोर करना होता है, और दूसरे होते हैं डायरेक्ट जो कि हमारे काम के हैं, मैंने आपको बता दिए। कभी कभी थोड़ा बहुत बुक को भी रीडिंग करना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको बताया। आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? लीजिए जी, बुक कह रही है कि पहले थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सीख लो तभी अकाउंट बनाना, तो हमने कहा चलिए हम सीख लेते हैं। आइए जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रियंका ऑफ कोलकाता सेंट 100 स्विंग मशीन्स। अब पहले तो आपको यह बता दूं, क्योंकि प्रियंका गुड्स भेज रही है, तो ये प्रियंका कौन है, कंसाइनर है या कंसाइनी है? सर ये हमारी कंसाइनर है। वेरी वेरी गुड। प्रियंका ऑफ कोलकाता सेंट 100 सीविंग मशीन्स विच कॉस्ट ₹340 ईच टू सरला ऑफ मुंबई। तो सरला कौन हुई? कंसाइनी हुई। प्रियंका पेड फ्रेट 500 एंड 100 एज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बेटे प्रियंका जो खर्चा करती है, कंसाइनर जो खर्चा करता है, वो स्टॉक में ऐड करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, हमेशा करते हैं। इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा करना है। ठीक है। सरला पेड 50 एज कार्टेज एंड 200 एज गोडाउन रेंट। कंसाइनी के खर्चे दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले स्टॉक की वैल्यूएशन में लेते हैं, इनडायरेक्ट वाले इग्नोर कर देते हैं। तो बेटे ये डायरेक्ट है, इसको ले लेना, और गोडाउन रेंट क्या है?
इनडायरेक्ट, अभी बताया ना, इग्नोर कर देना। एट द एंड ऑफ द ईयर 20 स्विंग मशीन्स रिमेन्ड अनसोल्ड। हमने भेजी थी 100 और हमारे पास 20 अनसोल्ड रह गई। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन बनाते हैं। और यहां पर देखो लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे करते हो। इसके लिए हम कॉस्ट लेते हैं और फिर कॉस्ट में हम जोड़ देते हैं प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, और उसमें फर्दर ऐड कर देते हैं प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, और इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन से, डायरेक्ट वाले ही लेते हैं। और नीचे बुक भी बता रही है, दोबारा रिमाइंड करा रही है कि समझो सेलिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे जो आपने स्टोरेज में खर्च किए हो, गोडाउन रेंट में खर्च किए हो, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन कमीशन, ब्रोकरेज फी, इन सबको शामिल नहीं करना। चलिए जी, धीरे धीरे बातें समझेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा कि एक ही क्लास में कंसाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे जो बातें कहेंगे वो बार बार रिपीट करेंगे। आओ जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इलस्ट्रेशन नंबर 1, बुक है जे.आर. मोंगा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करनी है। लीजिए बेटे, इसको करने के लिए आप एक छोटा सा ऐसे स्टेटमेंट बनाइए और यहां पर लिखेंगे सबसे पहले प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस। प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस तो कैसे निकालोगे बेटे, टोटल कॉस्ट को लो, मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी स्टॉक में बच गई, डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी आपने सेंट की थी। ठीक है, आइए जी मैं कैलकुलेटर उठा लूं। हमने भेजे थे 100 स्विंग मशीन हमने भेजे थे और एक का प्राइस था 340। 100 स्विंग मशीन भेजी थी, एक थी 340, तो टोटल हुआ 34,000। मैं नीचे आपको लिख के बता रहा हूं, 34,000 रुपए खर्च किए और हमने 100 मशीन के पीस आपको भेजे थे, और क्वेश्चन कह रहा था कि 20 मशीन के पीस हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो 34,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 20, तो मेरे पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई 6800। इसमें ऐड कर दूंगा प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। आइए जी जरा देखें कि प्रियंका ने कितने पैसे खर्च किए थे। प्रियंका ने एक तो फ्रेट 500 रुपीज पे की थी और एक इंश्योरेंस 100 रुपए की पे की थी। इन दोनों को ले लेना है। आइए जी, फ्रेट और इंश्योरेंस, तो भाई फ्रेट के 500, इंश्योरेंस के 100, कोई और भी दिए होते तो वो भी ले लेता। और क्या दिया हो सकता था, लोडिंग दिया हो सकता था, पैकिंग दिया हो सकता था, इनटू 20/100, तो 600 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 100, ये खर्चा हो गया 120 रुपए। ऐड, अब ध्यान देना, ऐड प्रपोर्शनेट, ये बात हम बार बार रिपीट करेंगे, प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। और हमारे पास यहां पर उसने
कोई क्लियरेंस चार्जेस, कोई ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कुछ नहीं दी, सिर्फ 50 रुपीज का कार्टेज दिया है। गोडाउन रेंट इनडायरेक्ट होता है तो उसको छोड़ देंगे, तो 50 रुपए की कार्टेज है। 50 रुपए इंटू 20/100, ये कितना हो गया मेरे पास? 10 रुपए। इसको मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 6800 प्लस 120 और प्लस 10, वैल्यू आ गई 6930। बोलिए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गई। ये वाला क्वेश्चन तो सर हमें क्लोजिंग स्टॉक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने हमसे कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा नहीं। बुक ने कहा पहले बच्चों को ये सिखा दें फिर क्वेश्चन बनवाएंगे। तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि स्टॉक कैसे वैल्यू करना है, दोबारा बताएंगे। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनवाएंगे, कंसाइनी अकाउंट भी बनाएंगे, कमीशन भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन जाते जाते क्यों ना, अगर इस क्वेश्चन में मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता तो मैं उसे कैसे बना सकता था। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है। जितने फैक्ट दिए उतने से बना लें। सर बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको डेबिट में दिखाना होता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये लीजिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि मेरी पहली चर्चा कॉस्ट प्राइस से शुरू हुई है तो कॉस्ट प्राइस पे दिखाऊंगा। वैल्यू कितनी थी? 34,000। कहां से उठाई? यहां से उठाई, टोटल वैल्यू ये थी। उसके बाद कंसाइनर जो खर्चा करता है उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो ये कंसाइनर ने खर्चे किए थे 500 और 100। एक खर्चा फ्रेट का था और एक खर्चा इंश्योरेंस का था। 500 और 100, ये टोटल हो गया 600। उसके बाद कंसाइनी ने भी खर्चा किया था। कंसाइनी का नाम था सरला। सरला ने एक तो कार्टेज का खर्चा किया था और एक सरला ने गोडाउन रेंट का खर्चा किया था। ये 50 रुपए है और ये 200 रुपए है। ये हो गया 250 रुपए। यहां पर आएगा बाय सरला, बाय सरला सेल। अब बेटे 100 पीस भेजे गए थे और 20 पीस बचे हुए हैं, तो इसका मतलब 80 पीस तो सेल हुए थे। और बुक के अंदर एक का सेलिंग प्राइस 380 रुपए दिया हुआ है। 80 इंटू 380, 30,400 रुपए, 30,200, 30,400। यहां पर मेरे पास बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और जिसकी मैंने वैल्यू कर ली है 6,930। अब अगर क्वेश्चन में अगर कमीशन और दी होती तो कितना बढ़िया होता। तो मैं कमीशन को एज्यूम करके ले लेता हूं। एज्यूम कर लेते हैं कमीशन 5% थी, तो 5% ऑन सेलिंग प्राइस 1520 रुपए। मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये मैंने एज्यूम करके लिया है। अब इसके बाद में आप इसको टोटल कर दीजिए और जो भी आएगा वो प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा। खैर मैंने वैसे ही बताया, प्रॉफिट और लॉस निकालने की आपको जरूरत नहीं है। और सर कोई होमवर्क हमें दे दीजिए, तो बेटे अभी कोई होमवर्क भी आपको मैंने नहीं देना है, और हम अगली क्लास में अपनी सारी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे और फिर आपको डेफिनेटली होमवर्क देंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।